नमस्कार साथियों, शिक्षा सलाह में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडुटेरिया बिहार स्पेशल टेस्ट सीरीज के क्रम में आज हम लोग 8वां सेट को देखने वाले हैं। इससे पहले जो है 7 सेट का वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, उसको भी देख लीजिएगा। चूँकि ये बुक इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये बिहार ओरिएंटेड है और बिहार ओरिएंटेड जितने भी एग्जामिनेशन हैं उसमें यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यह बुक परीक्षा के दृष्टिकोण से बिहार ओरिएंटेड जितने भी एग्जामिनेशन है उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही इसमें जो प्रश्न को सिलसिलेवार ढंग से रखने का प्रयास किया गया है, यह एक अति उत्तम चीज़ है। तो हम लोग आज इसी के क्रम में सेट नंबर 8 को देखने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है 10 मिनट का आपसे वक्त लिया जाएगा। आप इस वीडियोज़ को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको 10 मिनट में इस चीज़ को ख़त्म कर देने का। 10 मिनट समय निकालिए। यकीन मानिए साथियों, यहाँ से एक प्रश्न आपको निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के पहले प्रश्न को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल के सूची में शामिल किया गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में जो है विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। ये चीज़ को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र से की नहीं रही है। तो हिमालय क्षेत्र की देखिए, बिहार के क्षेत्र में आइएगा तो इधर वाला जो हिमालय क्षेत्र होता है तो कहता है ये हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं रही है। वो कौन सी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सकड़ी नदी, जो हिमालय क्षेत्र की नहीं है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है। यानी गंगा जब निकलती है तो पहले कुछ ढलान वाली ज़मीन होती है, इधर से बक्सर चौसा की तरफ से निकलती है और कहता है किस स्थान पर यहाँ जो है ये समतल वाली ज़मीन पर आ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गया जिला, जहाँ पर कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। है बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है। यानी बिहार में कौन सी ऋतु प्रचलित है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर शीत ऋतु भी होती है, ग्रीष्म ऋतु भी होती है, वर्षा ऋतु भी होती है। तो इस प्रकार से इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सतधरवा कुंड। सतधारा या सतधरवा कुंड कहाँ स्थित है। यानी बिहार के किस जिले में सतधारा या सतधरवा कुंड स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 7 नंबर कि बिहार तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी नदी परियोजना की शुरुआत कब हो गई। सबसे पहले तो प्रश्न ये बन जाता है कि कोसी नदी परियोजना की शुरुआत भारत और अन्य किस देश के सहमति से हुई है। तो नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब शुरुआत की गई, प्रश्न ये है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में। अगले प्रश्न में आते हैं। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। तो भीम बांध ये मैंने पहले भी कराया है। इसका आंसर हो जाएगा सी मुंगेर। देखिए साथियों, इसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग इसका रिवीजन भी करते रहिएगा ताकि एग्जाम में अगर प्रश्न आवे वहाँ से तो आप सही आंसर करके आएँ। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। VVI क्वेश्चन है ये। वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा कैमूर। यानी कैमूर की पहाड़ी आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं। अबरख का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा गया, जहाँ पर कि अबरख का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार की जनसंख्या घनत्व क्रमशः यहाँ क्या है। यानी देखिए, बिहार का सबसे पहले भारत का पूछ रहा है, फिर बिहार का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। यानी क्या है कि बिहार का जो है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत का है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जो कि अगर कहीं न कहीं देखा जाए तो राज्यों में ये पहला स्थान पर आता है पूरे भारत में, बिहार, जहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और यदि केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लिया जाए तो बिहार 6ठे नंबर पर आता है। ये बात को भी याद रखिएगा। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। यहाँ पर देखिए, न्यूनतम लिंगानुपात पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। अगले प्रश्न में आते हैं। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक, यानी बिहार में ही बरौनी तेल शोधक कारखाना है,
वो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा रूस। यानी रूस के सहयोग से ही बरौनी में तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना भी है, वो कहाँ पर है, किस जिला में है या किस जगह पर है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा डी, मधेपुरा में। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। मदौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? यानी कह रहा है कि ये सबसे पहले ये जानिए कि गजराज इंजन कौन बनाता है, तो ये मढ़ौरा स्थित एक डीजल रेल कारखाना है उसके द्वारा बनता है। और इसका इंजन जो होता है वो कितने एचपी में होता है, कितने हॉर्स पावर में होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6000 एचपी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी 1959 ईस्वी में, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिए, ये प्रश्न है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी, इसलिए 22 मार्च को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या है? अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के बारे में कह रहा है, इसके लिए कितने सीट रिजर्व हैं, ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सीट रिजर्व है। अगले प्रश्न में आते हैं और प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की आयु न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? 25 वर्ष की संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया है, तो ये है अनुच्छेद 173 173, डी राइट आंसर। राज्यपाल की विधायी शक्तियों में शामिल कौन सा है? प्रश्न ये है कि राज्यपाल का जो विधायी शक्ति होती है इसमें क्या शामिल है? तो राज्यपाल का जो इसमें है, इसका में 1 से अधिक हो जाएगा, इसका ई राइट आंसर। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? इस चीज़ को आप लोग निश्चित रूप से जानते होंगे कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है राबड़ी देवी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य है, यानी सचिवालय का मुख्य कार्य क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें भी 1 से अधिक हो जाएगा, ई राइट आंसर। पंचायतों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कहा जा रहा है कि SC ST जो है वो SC ST वो किस अनुच्छेद के तहत आता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 डी, यानी 243 डी। अगले प्रश्न में आते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में कौन हटा सकता है? राज्य सेवा, यह देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है, प्रश्न ये कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास ये पावर ये होता है कि वो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटा सकता है। अगला है किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया? आप जानते होंगे प्राथमिक राजभाषा हिंदी है और दूसरा जो है वो उर्दू है। तो वो कह रहा है क्वेश्चन कि वो कब जो है इसको द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1984 1984। साथियों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आपको वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे वो आपको मिलते रहेंगे और हम एडुटेरिया टेस्ट सीरीज को लगातार पूरा कंप्लीट कराने का संकल्प लिया है। आगे बढ़ते हम लोग 26 में बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं या इनमें से 1 से अधिक। 27 में आते हैं और 27 प्रश्न है किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा छपरा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? तो चौकीदारी कर देना बंद, इसमें से 1 से अधिक हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 29 है बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? तो देखिए बिहार में जब द्वैध शासन लाया गया था तो उसके बाद बिहार में जो गवर्नर बने थे वो बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? 1937 में कह रहा है कि जिस समय सरकार का गठन किया जा रहा था उसमें बिहार के राज्यपाल कौन थे?
तो इसका आंसर हो जाएगा MG हैलेट, बी राइट आंसर। और 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में कहा जा रहा है, इसके दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। ये मैंने आपको पहले भी कराया था, 7 छात्र थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। किस आंदोलन के समय आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। बिहार छात्र परिषद का गठन इनमें से किसने किया था। तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अगले प्रश्न में आते हैं, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रश्न हट गया। अगला आते हैं, बिहार में नोनिया विद्रोह। देखिए नोनिया विद्रोह से रिलेटेड प्रश्न मैंने पहले भी कराया था कि बिहार में सोडा को लेकर के, यानी जो सोडा के आयात को लेकर के, निर्यात को लेकर के ये विद्रोह हुआ था, नोनिया विद्रोह। ये कब हुआ था, प्रश्न ये कर रहा है। ये 1770 से 1800 के बीच हुआ था। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था। तो फ्रांसीसी व्यापारियों का जो व्यापारिक केंद्र था वो था चंद्रनगर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसके सूबेदारी काल में अंग्रेजी यात्री बर्नियर, देखिए अंग्रेजी यात्री एक बर्नियर था, वो पटना आया था। किसके सूबेदारी के शासनकाल में। इसका आंसर हो जाएगा दाऊद खां। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्न में कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना। शेरशाह का उत्तराधिकारी के बारे में कहा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, इस्लाम शाह। 8वीं शताब्दी के मध्य है मोखड़ी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी। देखिए 18वीं शताब्दी में मोखड़ी वंशीय शासन जो है उसके बाद कहता है किस वंश का नींव पड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाल वंश। तो यहाँ से भी एक प्रश्न और बन सकता है कि पाल वंश से पहले कौन सा वंश का शासन रहा, तो मोखड़ी वंश का। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, और प्रश्न है 41 नंबर, बिहार के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा निर्धारण किया था। तो सबसे पहले यहाँ से प्रश्न ये जान लीजिए कि बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा किसने लाया था। तो सिकंदर लोदी ने। सीमा रेखा का निर्धारण किया बंगाल का कौन सा शासक था। तो प्रश्न इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया। तो देखिए बख्तियार खिलजी जो थे इसके शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया। अगले प्रश्न में आते हैं 43, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कनिष्क के शासनकाल में। अगले प्रश्न में आते हैं, और है कर्नाट शासकों में से कौन एक महान समाज सुधारक था। कर्नाट वाला में इसका आंसर हो जाएगा हरि सिंह देव। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग, और 46 में आते हैं, मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का शासक कृष्णगुप्त था। साथियों आपसे निवेदन है कि अगर आप लोग को इस वीडियोस को मतलब याद रखने में परेशानी तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके अन्य मित्रों तक भी ये पहुंचता रहे। और अगर इसमें और कोई संशोधन चाहिए, कुछ और एनालिसिस की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले प्रश्न में आते हैं 47, और प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। इसको सभी बच्चे आप लोग निश्चित रूप से जान रहे होंगे, कुमारगुप्त। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम कौन सा है जो मगध पर शासन किया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले हर्यक किया था, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर अंत में मौर्य, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 में आते हैं, बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो मध्य पाषाण के अवशेष मुंगेर से मिले हैं। अगले प्रश्न में आते हैं, और आज का ये लास्ट प्रश्न है कि अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो अंग और मगध महाजनपद का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज के कुल 50 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियोज़ को पूरा देखा होगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और साथ ही साथियों अन्य कोई कन्फ्यूजन कहीं कुछ रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये चूँकि हम आपके लिए श्रृंखला जो स्टार्ट कर दी एडुटेरिया टेस्ट सीरीज का, ये कितना आप लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है ये भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, यानी नेक्स्ट सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।